अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकनॉमिक वीक और मैं हूं सैयदा इरा। नाज़रीन, माली साल 2023-24 के लिए बजट चंद दिनों में मुतवक्किल है। इसके हवाले से हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब अजमल बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, जैसे अभी मैंने ये बात की है कि 2023-24 का बजट चंद दिनों में मुतवक्किल है, ताजिर बरादरी क्या समझ रही है, क्या डिमांड्स रख रही है हुकूमत के सामने? मैं एज ए ताजर नुमाइंदा मैं ये कहता हूँ कि हर एक को टैक्स देना चाहिए, हर ताजर को। 99 से मैं लगातार हर साल ये आवाज़ देता हूँ कि हम पाकिस्तान में ताजर इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारा लिटरेसी रेट ताजरों में 1% भी नहीं है। हमारा बच्चा अगर पढ़ जाता है ना तो वो कारोबार नहीं करता है, वो कहता है ये सुबह से रात तक नहीं बैठा जाता, और जो नहीं पढ़ता है ना वो दुकान पे बैठता है। तो इस वक्त हालात ये हैं कि हमें इतनी मुश्किलात हो रही हैं, आप यकीन करें कि जब ये कारोबारी हालात में जब आप मुश्किलात पैदा कर देंगे, खाली हमें आसानियां पैदा कर देना, तब भी हम कुछ ना कुछ करने के लिए इस मुल्क के लिए तैयार हैं। पूरे पाकिस्तान का जितना ताजर है वो कमर्शियली रजिस्टर्ड है हुकूमत के पास, लेकिन हुकूमत आज तक उनको नेट में लाने में नाकाम है। वो कोई भी हुकूमत है, कोई भी हुकूमत है, नेट में नहीं ला सकी है। हम 24 सालों में मैं लगा हूँ, मुझसे पहले जो लोग थे वो भी कि हमें एक उर्दू का फॉर्म दे दें, सिंपल फॉर्म हो, और हमारा लिटरेसी रेट नहीं है, लोग खुद ही अब जिससे वो भरवाता है इतना उस पर टैक्स नहीं होता जितना भरवाने वाले से उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये अखराजात जो है ना हमें बचा के टैक्स की तरफ ले जाने चाहिए। ताजर और सनतकार ये एक वाहिद जगह है जहाँ से डायरेक्ट टैक्स आता है। इनडायरेक्ट तो आवाम से भी लिया जा रहा है, सारे लोगों से लिया जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो है ना वो ताजर देता है और सनतकार देता है। तो रिलीफ कभी नहीं हमने मांगा है, हम सिर्फ इनसे कह रहे हैं रिलीफ ये दे दें कि उर्दू का फॉर्म दे दें, हमें आसान हो जाए, हमारे जो वो अखराजात हैं उनसे हम बच जाएँ और हम डायरेक्टली टैक्स दे दें। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इस जब पहले गवर्नमेंट थी तो इन्होंने हमें एक टैक्स स्कीम दी थी जो लोग नेट में नहीं हैं उनको लाने के लिए। तो वो दरवाज़ा हमने मिल के खोला, हुकूमत ने और हमने बैठ के, और हुकूमत से हमने प्रॉमिस किया कि जितने लोग नेट में नहीं हैं वो आ जाएंगे। हमने मोटिवेट किया हर ज़िला में जाके। 3 माह में 10,000 लोग इंटर हुए, 3 माह बाद वो स्कीम बंद कर दी। अब मुझे अंदाज़ा लगाएं भाई, वो मुझे खुद हैरानगी हो रही है कि जब एक सेक्टर में लोग आ रहे हैं, अब वो दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? देखिए, दरवाज़ा बंद करेंगे तो लोग तो रुक जाएंगे, वो खुला रहना चाहिए था। अब तक खुला होता तो लाखों लोग उसमें आ चुके होते। जब से हमारी इंपोर्ट बंद है, अब उसके 2 नुकसान हो रहे हैं। एक, जब आप हमारा कुछ हिस्सा ऐसा है, कुछ कारोबारी ऐसे हैं जो बाहर की चीज़ें, जो इंपोर्टेड चीज़ें उनका कारोबार करते हैं। इसी तरह हमारे ख़रीदार भी एक तबका ऐसा है जो लोकल चीज़ें नहीं ख़रीदता है बिल्कुल भी, चाहे वो कुछ भी उन्हें को करना पड़े, वो लोकल चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे वो कपड़े हों, वो जूते हों, वो कई चीज़ें हैं। तो इस वक्त वो भी बंद है, वो सेक्टर बंद पड़ा है। दूसरी बात, जब रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। कि इस वक्त मुल्क में 50 बड़ी कंपनियां अपना कारोबार बंद करके जा चुकी हैं। 50 में एक कंपनी का नाम सिंगर है। सिंगर वो कंपनी है जब पाकिस्तान बना तो आई है, हर घर में सिलाई मशीन सिंगर ने दी है। आज सिंगर अपने तमाम आउटलेट्स बंद करके चला गया इस मुल्क से। इसी तरह की 49 और कंपनी हैं। तो इनका ज़िम्मेदार कौन है? हम सब हैं। हमारा मुल्क चल रहा था रियल एस्टेट पे, ये कारोबार था। ज़ाहिर है अब ज़मीन जो है ना उस पर सब्ज़ा उगना चाहिए, उस पर फल फ्रूट लगने चाहिए, उसमें ये चीज़ें। हमने सारी सोसाइटियाँ बना दी और प्लाटों पे चले गए, हमने सारा पैसा ज़मीन में रख दिया। दुनिया में सारा पैसा कारोबार में लगता है, तब मुल्क तरक्की करता है। चाइना में कोई कंसेप्ट नहीं है ये ज़मीनों का कि आप ज़मीन पे प्लाट लेके छोड़ देंगे और साल बाद वो करोड़ से 2 करोड़ का हो जाएगा। चलें, ये भी एक सेक्टर चल रहा है। यहाँ तो और कुछ नहीं था, बाहर से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो अब वो भी ख़त्म हो गया। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया ने ऊँटों को मार दिया कि पानी ज़्यादा पी जाते हैं। ओ भाई, हम वो गाड़ियाँ जो पेट्रोल ज़्यादा पी जाती हैं हम उनको नहीं खड़ा कर सकते। उन्होंने जानदारों को ज़ाया कर दिया, जुल्म किया। लेकिन हमारे तो ये बड़ी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए तैयार नहीं। चाइना में अगर 2 मियाँ बीवी हैं, उन्होंने भी टेबल जितनी इंडस्ट्री लगाई हुई है और उस पर काम कर रहे हैं, और वो तस्वीर भी बना रहे हैं, टोपी भी बना रहे हैं। मोटरवे जो होती है ना, इनके साथ जाल बिछता है इंडस्ट्री का। हमारी मोटरवे को बने
کئی سال ہو گئے، کلر کار تک بنجر زمین ہے. ادھر انڈسٹری ہوتی تو آج ہم خوشحال ہوتے. یقین کریں ہمارے پاس تو کوئی ربڑ، پینسل، پھٹا یہ چیزیں بنانے کے لیے نہیں ہے کچھ. ملک مشکلات میں بھی گئے ہیں لیکن لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے. چائنا ہمارے پیچھے تھا اور ترقی کر کے آگے آ گیا. ہمارا جو زراعت کا سیکٹر ہے نا، ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. ہماری پیداوار ریکارڈ پہ ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمیں ہر طرف نا یہ چیزیں. اب دیکھیں اسلام آباد بھرا پڑا ہے، سارے فارم ہاؤس میں لوگوں نے بڑے بڑے کوٹھیاں بنا لی ہیں، گھر بنا لیے ہیں. اور بھائی یہ تو تھا کہ یہاں فروٹ ہوتا، یہاں سبزی ہوتی، اسلام آباد میں سستی بکتی. بلوچستان سے فروٹ آتا ہے، سندھ سے سبزی آتی ہے یا کیلا آ جاتا. وہ یہاں پہنچنے تک کنٹینر کا 3 لاکھ روپے کرایہ. مجھے بتائیں ٹماٹر کس طرح سستے ملیں گے، سبزی کس طرح سستی ملے گی. یہ جو مال گاڑی ہے جو کوئلے پہ چلتی ہے، آپ اس پہ یہ لے کر آئیں. جمہوری ملک کا یہ کیا کہتے ہیں نا قانون ہے کہ جب تک آپ کا سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی نہیں آ سکتا ہے. یہ ہوگا تو یہ ہوگا. جب معاشی استحکام آ جائے گا تو ہم لوگ ذہنی طور پہ ٹینشن سے باہر آ جائیں گے. ابھی لوگ ٹینشن میں ہیں، کوئی کسی کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی میں کہتا ہے ایسے ہو جائے گا، کوئی یہ کہتا ہے میں. ان سب کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے اور جو ملک کے قانون ہیں، آئین ہے، اس کے تحت بیٹھ کے ہمیں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. اور دنیا چاہتی ہے کہ ہم کمزور ہو جائیں، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کمزور نہیں ہونا ہے. بہت شکریہ سر. یقیناً مشکل حالات ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ملک میں معاشی حوالے سے جو چیلنجز ہیں حکومت کے سامنے، جو مشکلات ہیں وہ تمام قوم کے سامنے ہیں. لیکن ان تمام کے باوجود حکومت کیسا بجٹ لے کر آ سکتی ہے اور وہ عوام کو کتنا ریلیف فراہم کر سکتی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے. اور اس کے حوالے سے ہم آنے والے پروگرامز میں بھی بات کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.